हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आपकी जो सब्जेक्ट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें आपके 5 यूनिट है। पांचों यूनिट के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो है एमबीए थर्ड सेमेस्टर फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट की हम यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर टोटल 10 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 5 यूनिट है, पांचों यूनिट से हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को निकाले हैं। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट का नाम क्या था? सब्जेक्ट का नाम ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हिंदी में कहा जाता है कार्यशील पूंजी प्रबंधन। ठीक, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, जिसे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा इसे मिलाकर के हम क्या कहते हैं। ठीक, तो देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है उसे यहाँ पर डेली यूज़ में जो भी यहाँ पर उसके एक्सपेंसेस होते होंगे, डे टू डे जो ऑपरेशन है या जो भी उसके डे टू डे एक्सपेंसेस है, उसके लिए यहाँ पर जो उसे पैसा लगता होगा, जो यहाँ पर उसका पैसा यूज़ होता होगा, जो कैपिटल यूज़ होता होगा, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे नॉर्मली हमें भी यहाँ पर अपनी डेली लाइफ के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी को भी अपनी जो डेली के खर्चे चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन है मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन 5 चीज़ों से मिल करके मैनेजमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर जो हम डे टू डे ऑपरेशन या जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस में हम जो पैसे को खर्च कर रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेज करना, उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये जो पूरी प्रोसेस है, मतलब ये क्या है? मैनेजमेंट है। तो जो यहाँ पर डे टू डे खर्चे के जो पैसे हैं उसको सही तरीके से जब हम मैनेज करते हैं तो उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स managing a company short term assets and short term liabilities in such a way that business run smoothly, bill are paid on time and daily operation are not disrupted। मतलब यहाँ पर देखो, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है कंपनी की जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चल संपत्ति। शॉर्ट टर्म एसेट्स है और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, मतलब जो चल देनदारियां हैं, को इस तरह से मैनेज करना कि जो बिजनेस है, बिजनेस स्मूथली रन करे। ठीक है, मतलब स्मूथली चलते रहना चाहिए। बिल, जो भी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बिल होते होंगे वो समय पर पे हो जाना चाहिए और रोज़मर्रा के, मतलब जो भी यहाँ पर डेली के काम है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर मैनेज किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन
यहाँ पर हम ये समझते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चल संपत्ति कहते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स मीन्स होता है जिसे हम यहाँ पर 1 साल के अंदर केस में चेंज कर सकते हैं या चेंज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, चल देनदारियाँ कह रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब यहाँ पर जो 1 साल के अंदर हमें पैसा चुकाना होता है या पैसा देना होता है, उसे कहते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसके बारे में भी हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यही है, सिंपल सी एक भाषा में अगर हम देखें तो, कि डेली के जो भी यहाँ पर डेली मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो भी डेली के खर्चे हो रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेज करना। और किस लिए मैनेज करना, ताकि यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बिल होते होंगे वो समय पर पे हो सके, और जो भी यहाँ पर काम है एक ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के, वो काम यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है या इसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, देखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। मतलब यहाँ पर देखो जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है, आप लोगों को इसको याद रखना ही है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का नाम ही है ये, तो ऑब्वियसली इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए आपको इसको बिल्कुल याद रखना है कि करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि करेंट एसेट्स या हम इसको जैसे शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर केस। केस मतलब यहाँ पर आप सभी को समझता होगा, केस मतलब नगद। नगद में मतलब जो अपने पास में पैसा रहता है नगद में, उसे ही यहाँ पर केस कहते हैं। फिर है बैंक बैलेंस, सबके पास में बैंक बैलेंस होता ही है। स्टॉक या इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है या सामान है, मतलब किसी भी बिजनेस में जो यहाँ पर सामान रखा हुआ होता है या जो सामान का मतलब जो भी सामान स्टोर करके रखा जाता है, उसे ही हम यहाँ क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं या इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक, डेटर्स क्या होता है, मतलब उधार देने वाला ग्राहक। देखो जो डेटर्स है और क्रेडिटर्स है, इसको अभी हम यहाँ अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है। करंट एसेट्स में इंक्लूड है केस, बैंक बैलेंस, स्टॉक या इन्वेंट्री और डेटर्स। ठीक है, डेटर्स मतलब यहाँ पर होता है जो भी कस्टमर ने यहाँ पर उधार में सामान लिया है, जो मतलब कहना चाहिए हम इसको हिंदी में कह सकते हैं ऋणी। ठीक है, जो ऋण लेता है, उधार लेता है, उसे कहते हैं यहाँ पर डेटर्स। अब करेंट लाइबिलिटीज़ क्या है, करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, तो करेंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर इंक्लूड है क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा देना है। अभी हम यहाँ पर जो डेटर्स है और क्रेडिटर्स है उसको अच्छे से समझेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन बोलने से यहाँ पर ऐसे लोन जिसको यहाँ पर 1 साल के अंदर चुकाना होता है। ठीक, फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे खर्चे होते हैं जिसका जो पैसा है वो खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। जैसे मान लो कि आपको रेंट देना है या बिजली का बिल देना है, उसके लिए आपने पैसे अलग रखे हो कि मुझे इस पैसे से बिजली का बिल देना है या रेंट देना है, लेकिन आपने उस पैसे को खर्च कर चुके और आपने अभी तक रेंट भी नहीं दिए हैं और बिल भी पे नहीं किए हो। तो ये क्या हुआ, आपने जिस काम के लिए पैसे रखे थे उस काम के वो पैसे भी खर्च हो गए और वो काम भी पूरा नहीं हुआ। उसे क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक शॉप है। ठीक, इस शॉप में ये क्या है, इसका शॉपकीपर है। ठीक है, ये क्या है, शॉपकीपर है, और यहाँ पर ये क्या है, एक कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर है।
अब यहाँ पर इस कस्टमर ने उधार पर सामान लिया है, ठीक है, इसने उधार पर, उधार बोलने मतलब क्रेडिट पर सामान लिया है, ठीक, सामान ले लिया, पैसे नहीं दिया। अब इसको उधार पर सामान किसने दिया है? ऑब्वियसली इस शॉपकीपर ने ही दिया होगा। तो यहाँ पर जिसने उधार दिया है वो होता है क्रेडिटर्स, और जिसने उधार लिया है वो क्या होगा यहाँ पर? डेटर्स। मतलब ये जो कस्टमर है इसने उधार पर सामान लिया है तो ये क्या हुआ? ऋणी हुआ, डेटर्स हुआ, और इसने उधार दिया है कस्टमर को तो ये पैसा लेगा तो ये क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। ठीक, आगे देखते हैं इसको। आप देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम एक। अब देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सपोज दैट एक ग्रोसरी शॉप है, मतलब किराना की दुकान है। दुकान में जो सामान रखा हुआ है, मतलब जो स्टॉक है, ग्राहकों से मिलने वाला जो पैसा है, मतलब अभी हमने यहाँ पर देखे कि जो डेटर्स है वो एक कस्टमर जिसने उधार पर सामान लिया है। हाथ में यहाँ पर जो भी पैसा होता है वो केस है। सप्लायर को देने वाला पैसा मतलब क्रेडिटर है। अब यहाँ पर सप्लायर बोल दो या शॉपकीपर बोल दो। अगर दुकानदार मतलब जो शॉपकीपर है स्टॉक ज़्यादा रखेगा तो पैसा ज़्यादा फंसा रह जाएगा और केस कम होगा, मतलब सामान नहीं खरीद पाएगा। यहाँ पर देखो ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को जो मेंटेन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब देखो दुकान में जो सामान रखा हुआ है, कस्टमर को यहाँ पर जो मतलब कस्टमर से जो पैसा आने वाला है, जो भी यहाँ पर केस रखा हुआ होगा, जो भी सप्लायर को यहाँ पर पैसे देना है, अगर दुकानदार ज़्यादा स्टॉक रखेगा तो यहाँ पर ज़्यादा पैसे फंस जाएंगे। अगर केस कम होगा तो वो सामान नहीं खरीद पाएगा। मतलब ये सारी चीज़ों को जब मेंटेन किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं। अगर वर्किंग कैपिटल का किया जाता है तो इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बिजनेस स्मूथली चलता है अगर वर्किंग कैपिटल को हम सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करेगा। केस शॉर्टेज नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेब्ट आसानी से चुका दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो कम टाइम के लिए उधार लिए जाते हैं उनको इजीली चुका दिए जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मतलब जो लाभ है लाभ बढ़ेगा। कंपनी की गुडविल बढ़ती है। अगर यहाँ पर सारी चीज़ों को जब वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखा जाएगा तो ऑब्वियसली एक जब कंपनी है वो अच्छे से वर्क करेगी तो मार्केट में उसकी इमेज अच्छी जाएगी, मतलब कंपनी की गुडविल भी यहाँ पर बढ़ती है। जैसे अमूल कंपनी है, टाटा ग्रुप है, इनकी मार्केट में गुडविल है, अच्छी इमेज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी है अपना जो भी इनका मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मनी टू मीट डेली बिजनेस एक्सपेंसेस। मतलब देखो डेली बिजनेस खर्च चलाने के लिए पैसों को सही तरीके से मैनेज करना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे नॉर्मली हम भी अपनी लाइफ में अपने घर को चलाने के लिए जो भी पैसा रहता है उसको हम बहुत सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही है। तो सेम ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी भी अपना जो भी उसका पैसा रहता है तो उस पैसे को यहाँ पर बहुत सही तरीके से मैनेज करती है। क्यों? ताकि जो भी डेली का वर्क है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत अच्छे से चले। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पर। सेकंड टॉपिक है हमारा रिसाइवेबल मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्य प्रबंधन। ठीक, रिसाइवेबल मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्य प्रबंधन। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इसको भी हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं इसके मीनिंग के साथ में। देखो रिसाइवेबल मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपरली मैनेजिंग डेटर्स अकाउंट रिसाइवेबल सो दैट money is collected on time, the company's cash flow remain strong and bad debt do not increase। मतलब यहाँ पर देखो जो रिसाइवेबल मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ग्राहकों से मिलने वाले उधार पैसे,
ग्राहकों से उधार, जो मतलब कस्टमर ने जो उधार लिया है अब उसका पैसा भी तो देगा। मतलब यहाँ पर जो डेटर्स है या अकाउंट रिसाइवेबल है उसको सही तरीके से मैनेज करना, ताकि क्यों मैनेज करना, ताकि पैसा समय पर वसूल हो सके, कंपनी की कैश फ्लो स्ट्रांग रहे और बैड डेब्ट मतलब जो पैसा डूबा हुआ है, जो पैसा मतलब डूबा हुआ जो पैसा है वो यहाँ पर ना बढ़े, वो इंक्रीज ना हो। ठीक, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। देखो, कैश फ्लो मतलब होता है पैसे का आना और जाना। ठीक, पैसे का आना और जाना, एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है कैश आउटफ्लो। ठीक, देखो आउटफ्लो, अब यहाँ पर इन मतलब होता है आना और आउट मतलब होता है जाना। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबको पता होगी और सबको समझ में भी आएगी और याद भी रह जाएगी। तो देखो कैश फ्लो क्या है, पैसे का आना और जाना, लेकिन यहाँ पर जो कैश फ्लो है उसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो क्या है, पैसे का आना, इन मतलब आना, और कैश आउटफ्लो, आउट मतलब होता है जाना, तो ये क्या है, पैसे का जाना। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं पहले बैड डेब्ट क्या होते हैं। हमने यहाँ पर जो डिटेलिंग क्लास हमने पढ़े हैं उसमें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक, कि जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो क्या होता है, करंट एसेट्स है वो क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। गुड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है, कैश फ्लो को बहुत अच्छे से पढ़ें, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। लेकिन अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट और गुड डेब्ट। ठीक है, देखो बैड डेब्ट और गुड डेब्ट क्या होता है। बैड डेब्ट मतलब होता है यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपने कार खरीद लिए, ठीक है, कार खरीद लिए, शो ऑफ करने के लिए कोई शॉपिंग करते हैं, तो ये क्या है, बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप मान लो कि आज कार खरीद रहे हो, आपने आज 10 लाख की कार खरीदे हो, जब भी आप उसको बेचोगे तो वो 6-7 लाख में ही जाएगी। आपको पैसा बना करके नहीं देती, आपका पैसा बिगाड़ करके ही जाती है। जो शो ऑफ करने के लिए शॉपिंग की जाती है उस शॉपिंग से भी हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब ये क्या है, बैड डेब्ट है। और गुड डेब्ट क्या होते हैं, गुड डेब्ट होता है यहाँ पर, जैसे हम एजुकेशन में अगर पैसा लगा रहे हैं, अच्छी शिक्षा लेने के लिए अगर पैसा लगा रहे हैं, तो आगे जा कर के हमें उससे अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में पैसा बना करके देती है। ठीक है, ये हमारा पैसा यहाँ पर डुबाती नहीं है, तो इसे कहते हैं गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि रिसाइवेबल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, रिसाइवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कस्टमर से जो पैसा, कस्टमर ने यहाँ पर उधार पर सामान लिया है, तो अब उस कस्टमर से पैसा भी तो लिया जाएगा, तो वो जो उधार का पैसा है उस उधार के पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से मैनेज करना क्यों, ताकि यहाँ पर जो पैसा है वो समय पर वसूल हो सके और कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो क्या है अभी हमने यहाँ पर समझे, तो जो कैश फ्लो है मतलब पैसे का जो आना है जाना है वो स्ट्रांग रहे, और बैड डेब्ट मतलब यहाँ पर जो डूबा हुआ पैसा है वो भी यहाँ पर इंक्रीज ना हो। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रिसाइवेबल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब जो कस्टमर से पैसा आने वाला है उसको सही तरीके से मैनेज करना ही रिसाइवेबल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो रिसाइवेबल्स क्या होता है, When a company sells goods or services on credit and the customer has not yet paid, that money is called receivable and debtors। मतलब देखो, जब कंपनी कोई गुड्स या सर्विस मतलब जो सामान है या जो सेवा है वो क्रेडिट मतलब होता है उधार, ठीक है, क्रेडिट मतलब होता है उधार पर बेचती है। मतलब कोई भी कंपनी जो अपना सामान है या सेवा है वो उधार पर बेचती है और कस्टमर ने अभी तक उसका पेमेंट यहाँ पर नहीं किया है, तो वो जो पैसा होता है उस पैसे को ही रिसाइवेबल या डेटर्स कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ABC लिमिटेड ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कोई कंपनी है और XYZ ये कोई पर्सन है। ठीक,
पर्सन है। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी ने XYZ किसी पर्सन को 50,000 का सामान उधार पर बेचा, तो ये 50,000 रुपये क्या है, ये 50,000 रुपये ही यहाँ पर रिसाइवेबल है। ठीक, आगे देखते हैं। Receivable management is the process by which a business decide who to give credit to, how much to given and when and how to collect the money। मतलब देखो, जो रिसाइवेबल मैनेजमेंट है, रिसाइवेबल मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जिसमें जो बिजनेस है, बिजनेस ये फिक्स करता है या तय करता है कि किसको क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, किसको उधार देना है, कितना उधार देना है और पैसा कब और कैसे वसूल करना है। ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहा जाता है, रिसाइवेबल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो उधार का पैसा है, कस्टमर से जो उधार का पैसा आने वाला है उसको सही तरीके से मैनेज करना, और जो बिजनेस है, एक बिजनेस ये फिक्स करता है कि किसको उधार देना है, कितना उधार देना है, उससे यहाँ पर जो पैसा है कब और कैसे वसूल करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को रिसाइवेबल मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम में है ये डेफिनेशन लिख करके आ सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, कोई एक क्लॉथ शॉप है। यहाँ पर जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर कस्टमर को 30 डेज के लिए यहाँ पर क्रेडिट देता है, मतलब उधार देता है। ठीक है, कुछ कस्टमर टाइम पर पैसे दे देते हैं, कुछ यहाँ पर देर करते हैं, लेट कर देते हैं पैसे देने में, और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं। तो अब इन सबको यहाँ पर कंट्रोल भी करना होगा। मतलब यहाँ पर देखो, जो दुकानदार है उसने कस्टमर को 30 दिन के लिए उधार दिया, एक टाइम पीरियड है यहाँ पर 30 दिन का, 30 दिन के अंदर यहाँ पर पैसा वापस आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, कुछ कस्टमर तो टाइम पर पैसे दे देते हैं, ठीक, कुछ यहाँ पर लेट देते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं देते, तो इन सब पर कंट्रोल भी करना होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रिसाइवेबल मैनेजमेंट। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो, रिसाइवेबल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अब मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी रिसाइवेबल मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके भी कुछ इम्पोर्टेंस होंगे ही। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंस है इसके देखते हैं। कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, मतलब कैश फ्लो क्या है, पैसे का आना और जाना। जब पैसे का आना और जाना लगा रहेगा तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है वो स्मूथली रन करेगी। मतलब यहाँ पर अगर रिसाइवेबल मैनेजमेंट किया जाता है तो जो कैश फ्लो है, पैसे का आना है और जाना है, वो समय पर होने लग जाता है, मतलब कैश फ्लो इम्प्रूव होता है। वर्किंग कैपिटल नहीं फंसा हुआ रहता है। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो हम रोज़मर्रा के काम में पैसे यूज़ करते हैं, मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये पैसा यहाँ पर फंसा हुआ नहीं रहता है। कब, जब प्रॉपर तरीके से रिसाइवेबल मैनेजमेंट किया जाता है तब। बैड डेप्ट कम होते हैं। बैड डेप्ट क्या होता है ये भी अभी हमने समझे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो लाभप्रदता है, मतलब जो लाभ है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। बिजनेस यहाँ पर स्मूथली रन करता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब यहाँ पर इम्पोर्टेंस हैं किसके, रिसाइवेबल मैनेजमेंट के। ठीक, आप एग्जाम में ऐसे ही यहाँ पर फ्लो चार्ट बना करके सारे पॉइंट को आपको लिखना है और उसके बाद एक एक पॉइंट को लिख करके उसको अच्छे से फिर डिस्कस करना है। ठीक, अभी हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिटेलिंग क्लास देखनी है तो ऑलरेडी इसके वीडियोस अपलोड हैं। रिकवरिंग द मनी लेंड टू कस्टमर एट द राइट टाइम इज कॉल्ड रिसाइवेबल मैनेजमेंट। मतलब देखो, कस्टमर से उधार दिया हुआ पैसा, ठीक है, कस्टमर से उधार दिया हुआ पैसा सही समय पर वसूल करना ही रिसाइवेबल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। सेकेंड टॉपिक हमारा वहीं पर एंड होता है। थर्ड टॉपिक हमारा, देखो थर्ड टॉपिक क्या है, क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट क्या है, अभी हमने देखे थे, क्रेडिट मतलब होता है उधार।
उधार प्रबंधन। ठीक है, उधार प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं आप। सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है इससे यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। क्रेडिट मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपरली मैनेजिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर एंड कलेक्टिंग देयर मनी सेफली एंड वन टाइम। देखो, क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मतलब जो उधार का प्रबंधन है उसका मतलब क्या है। उधार प्रबंधन का मतलब है यहाँ पर कि जो कहना चाहिए कस्टमर है, कस्टमर को उधार मतलब क्रेडिट, कस्टमर को उधार देने और उससे पैसा यहाँ पर जो है सुरक्षित और समय पर वापस लेने की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से मैनेज करना। मतलब जो उधार का पैसा है उसको सही तरीके से मैनेज करना ही क्रेडिट मैनेजमेंट कहलाता है, उधार प्रबंधन कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। होम टू लैंड, हाउ मच टू लैंड, फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ टू रिकवर द मनी, दिस इज क्रेडिट मैनेजमेंट। मतलब किसे उधार देना है, कितना देना है, कितने समय के लिए देना है और पैसा कैसे वसूल करना है, यही होता है क्रेडिट मैनेजमेंट। मतलब देखो, जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है वो उधार के पैसे के लिए ही हो रहा है और उधार किसको देते हैं, कस्टमर को ही देते हैं। ठीक है, कस्टमर को यहाँ पर जो भी मतलब उधार का जो भी कस्टमर से पैसा आने वाला है उस पैसे को यहाँ पर सुरक्षित और समय पर वापस लेने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर कहा जाता है क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक, देखो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट वही है, उधार है। मतलब जब जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पर जब बिजनेस केस बोलने से जो नगद है, नगद की बजाय यहाँ पर जो उसकी गुड्स है या सर्विस है, मतलब जो भी सामान है या सेवा है उसको यहाँ पर उधार पर बेचता है और ग्राहक जो है, जो कस्टमर है, वो फ्यूचर में पेमेंट करता है, उसे ही हम यहाँ कहते हैं क्रेडिट या क्रेडिट सेल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने सप्लाइड, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई, इसने सप्लाइड गुड्स वर्थ 20,000 टू राहुल ऑन 30 डेज क्रेडिट। मतलब यहाँ पर देखो, जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने राहुल को, कोई राहुल नाम का एक कस्टमर होगा, उस कस्टमर को यहाँ पर 20,000 का सामान 30 दिन के क्रेडिट मतलब उधार पर दिया है। 20,000 का सामान है और टाइम पीरियड क्या है, 30 दिन का है। अब यहाँ पर ये जो उधार का पैसा है, इस उधार के पैसे को इस 30 दिन के अंदर वसूल करना, समय पर वसूल करना और बिल्कुल सेफली वसूल करने की जो प्रोसेस रहेगी उसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट कहते हैं। Credit management is a system in which a business control its credit risk to increase sales and avoid bad debt। देखो, क्रेडिट मैनेजमेंट वह सिस्टम है, अगर आपको क्रेडिट मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सबसे पहले यहाँ पर उसकी ये डेफिनेशन या जो मीनिंग है वो लिख सकते हो। ठीक, क्रेडिट मैनेजमेंट वह सिस्टम है जिसमें बिजनेस अपने क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करता है और सेल्स को बढ़ाता भी है, साथ ही यहाँ पर बैड डेब्ट से भी बचता है। ठीक है, देखो क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है, ऐसा सिस्टम है, क्रेडिट मैनेजमेंट ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी बिजनेस अपने क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो उधार का जो रिस्क रहता है उसको कंट्रोल करता है, सेल्स को बढ़ाता भी है और साथ में यहाँ पर जो बैड डेब्ट है उससे यहाँ पर बचता भी है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एक मोबाइल शॉप है, ठीक है, एक मोबाइल शॉप है, उसने अपने जो पुराने कस्टमर होंगे, जो ओल्ड कस्टमर होंगे, उनको यहाँ पर 30 दिन का 30 डेज का क्रेडिट दिया है, मतलब 30 दिन का उधार दिया है। ठीक, फिर जो न्यू कस्टमर है, न्यू कस्टमर को यहाँ पर सिर्फ उसने ये बोला कि अब न्यू कस्टमर पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। नए कस्टमर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, टाइम पर वो यहाँ पर जो पैसा है वो देंगे नहीं देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस मोबाइल शॉप ने जो नए
कस्टमर है उसको सिर्फ यहाँ पर जो भी यहाँ पर कहना चाहिए सेल किया है वो सिर्फ केस पर किया, यहाँ पर केस पर ही शॉप जो मोबाइल है मोबाइल दिए जाते हैं सिर्फ केस में ही। और जो बार बार लेट पेमेंट करते हैं ऐसे कस्टमर को यहाँ पर क्रेडिट देना बंद कर दिया जाता है, मतलब उधार पर सामान देना बंद कर दिया जाता है। कुछ होते हैं पुराने कस्टमर जो बार बार लेट पेमेंट करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या करेगी ये मोबाइल शॉप, उनको उधार पर पैसा देना बंद कर देगी। तो ये जो पूरा डिसीजन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मतलब उधार का पैसा लेने की जो ये पूरी प्रोसेस है, जो डिसीजन प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो क्रेडिट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब इसके जो इम्पोर्टेंस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो क्रेडिट मैनेजमेंट करने से यहाँ पर क्या होगा, जो सेल है सेल्स इंक्रीज होगी, कैश फ्लो मेंटेन रहता है, बैड डेप्ट कम होते हैं, वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में रहता है और बिजनेस में रिस्क भी रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक, the process of lending and controlling the risk associated with it is called credit management। मतलब उधार देने और उससे जुड़े जो जोखिम है, जो रिस्क है, उसको कंट्रोल करने की जो पूरी प्रोसेस है उसी को क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, फिर है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाजार योग्य प्रतिभूतियां या विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, मतलब जो बाजार में आसानी से बिक जाती है ऐसी प्रतिभूतियां। ठीक, कौन कौन सी होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी, सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। Marketable securities short-term financial investment that can be quickly converted into cash and carry low risk. Companies purchase them to safeguard their extra surplus money. देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं। सबसे पहले तो देखो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो क्या है, वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ऐसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी केस में मतलब नगद में बदला जा सकता है और जिनमें यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। ठीक, इन्हें कंपनी अपने एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी को सुरक्षित रखने के लिए खरीदती है। एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी क्या होता है, सरप्लस मनी मतलब होता है कि जो यूज करने के बाद में मतलब खर्चा होने के बाद में जो भी पैसा यहाँ पर बचा हुआ होता है उसे कहते हैं सरप्लस मनी। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी केस में बदला जा सकता है, जिसमें रिस्क भी कम होता है और इन्हें कंपनी अपने एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी को सुरक्षित रखने के लिए खरीदती है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। मार्केटेबल सिक्योरिटी वे इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, मार्केट में आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत केस भी मिल जाता है। ठीक, व्हाई डज अ कंपनी होल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को होल्ड करके क्यों रखती है, ताकि जो एक्स्ट्रा केस है, जो भी एक्स्ट्रा केस है यहाँ पर वो खाली ना रहे, जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिल सके। अगर यहाँ पर देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पैसा रखेंगे या इन्वेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर पैसा सेफ भी रहता है। एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर निकाला भी जा सकता है इसको और ये पैसा सेफ भी रहता है। बैंक एफडी से ज़्यादा लिक्विड होता है इसमें पैसा और रिस्क भी इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए कोई भी कंपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखती है। ठीक, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के ये इम्पोर्टेंस हैं।
टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर ये जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट इसको जारी करती है। टाइम पीरियड इसका लगभग 3 से 3.5 महीने का होता है। लगभग इसमें जो रिस्क है वो 0 होता है। मान लो कि कंपनी ने 5 लाख ट्रेजरी बिल में लगाए, कोई भी XYZ कोई भी एक कंपनी है, इस कंपनी ने 5 लाख रुपए ट्रेजरी बिल में लगाए, 3 महीने के बाद में इसमें यहाँ पर उसे केस मिल जाएगा। ठीक, केस मिल जाएगा। फिर है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? बड़ी कंपनियों के थ्रू जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल को कौन जारी कर रहा है? गवर्नमेंट जारी कर रहा है। और कमर्शियल पेपर को कौन जारी करता है? कंपनी जारी करती है, कोई भी बड़ी कंपनियां जारी करती है। शॉर्ट टर्म लोन, जैसे मान लो कि जैसे कोई टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा कंपनी जो यहाँ पर कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर जारी करती है, दूसरी कंपनी उसे खरीद लेती है, ठीक है, मैच्योरिटी पर वो फिर पैसे वापस कर देती है। ठीक, तो ये होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? बड़ी कंपनियों के थ्रू जारी किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन, जैसे जो मतलब 1 साल के अंदर जिसका पैसा चुका दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसके टाइप्स क्या है? इसके टाइप्स को आपको याद रखना है। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल, सेकंड है कमर्शियल पेपर। फिर आगे देखते हैं इसमें कि और कौन कौन से टाइप्स दिए हुए हैं। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD, बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इसको कौन जारी कर रहा है? बैंक के थ्रू जारी किए जा रहे हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इसमें जो एक फिक्स ब्याज भी मिलता है। कंपनी ने बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो खरीदी, 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस भी मिल गया। मतलब ये सब चीज़ें क्या है? ये देखो बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो पैसा है वो केस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, फिर है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मतलब देखो जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी ने 10 लाख MMF मतलब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में लगाए। कभी भी यहाँ पर रिडीम मतलब होता है वापस पाना, जो पैसा है वो पैसा वापस वो कर सकती है। ठीक, तो ये थे क्या जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसके टाइप्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट किसी कंपनी के पास में 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, किसी कंपनी के पास में 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, लेकिन अगले 2 महीने में उसे ज़रूरत पड़ सकती है इस पैसे की। अब यहाँ पर 2 महीने के बाद में उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी तुरंत में पैसा है करके वो यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बना सकता है, या कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने के बाद में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब फिर वो पैसे कहाँ से लाएगा। इसीलिए वो क्या काम करता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदेगा, ताकि पैसा सेफ भी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत उस पैसे को निकाल भी सके। ठीक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश इन अ सेफ एंड इजीली कैश कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा नगद धन को थोड़े समय के लिए सुरक्षित और आसानी से नगद में बदलने योग्य निवेश में लगाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक, देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या था? मार्केटेबल सिक्योरिटी में यही है कि यहाँ पर कहना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे को या जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा है उसको थोड़े समय के लिए यहाँ पर बिल्कुल सेफ और इजीली यहाँ पर केस कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको यहाँ पर सेफ और इजीली
केस में कन्वर्ट किया जा सके ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है कुछ थोड़े समय के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे को निकाल भी लिया जाता है। ठीक, तो इसे ही क्या कहा जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा जाता है। आगे देखते हैं हम अपना फिफ्थ टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है यहाँ पर भंडार प्रबंधन। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है भंडार प्रबंधन। इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी जो मीनिंग है इसके साथ में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट Inventory management means handling stock in the right quantity at the right time and in the right manner so that the business run smoothly and money is not wasted। मतलब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक, ये किस में इंक्लूड है, करेंट एसेट्स में इंक्लूड है। हमने फर्स्ट टॉपिक में इसको देखे थे अभी। ठीक, तो देखो जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है मतलब जो सामान है, सामान को ही हम यहाँ पर इन्वेंट्री कहते हैं या जो है स्टॉक कहते हैं। तो उसका जो हम यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ आगे हम इसको समझते हैं, जो स्टॉक है, स्टॉक को या जो सामान है, जो इन्वेंट्री है, उसको सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से संभालना, ताकि जो बिजनेस है बिना रुकावट के चले और पैसा बेकार ना फंसा रहे। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्रेडिट मैनेजमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है, मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बिजनेस है, बिजनेस कितना सामान खरीदना है, कब खरीदना है, कितना स्टोर करना है और कितना बेच देना है, यह सब प्लान करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। किसके थ्रू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, राइट क्वांटिटी मतलब जो सामान है वो सही मात्रा में खरीदना, राइट टाइम मतलब सही समय पर सामान खरीदना, मिनिमम कॉस्ट मतलब कम खर्चे में सामान खरीदना, नो शॉर्टेज मतलब माल की या जो सामान की कमी भी नहीं होना चाहिए, और नो ओवर स्टॉकिंग मतलब ज़्यादा सामान भी ना पड़ा रहे। अब यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का उद्देश्य यही है कि जो सामान है वो सही मात्रा में, सही समय पर, कम खर्चे में हो, और इतना हो कि यहाँ पर जो सामान है उसकी कमी भी नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा भी सामान नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर सामान कम रहेगा तो कस्टमर खाली हाथ जा सकते हैं, और मान लो कि जब सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि सही मात्रा में, सही समय पर, कम खर्चे में, सही मतलब जो सामान है वो सही क्वांटिटी में भी होना चाहिए और ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए। यही इसके ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। आगे देखते हैं इसको। देखो इन्वेंट्री क्या है, बिजनेस में रखा हुआ सामान। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स हैं वो देखते हैं, इन्वेंट्री के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, जैसे कि लकड़ी है, कपड़ा है, दूध है। लकड़ी से यहाँ पर फर्नीचर बनाया जा सकता है, कपड़े से यहाँ पर कुछ भी मतलब कहना चाहिए कि कोई भी, जैसे कपड़ा खरीद कर लाते हैं उससे कोई भी ड्रेस बनाया जा सकता है। दूध से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बनाई जा सकती है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, VIP मतलब अध बना माल, मतलब जो यहाँ पर अब काम चालू है लेकिन अब वो पूरा बना हुआ नहीं है, अधूरा जो बनता हुआ काम है। जैसे सिलाई में लगा हुआ कपड़ा, कपड़ा लेकर के आए हैं ड्रेस बनाने के लिए, कपड़े को काट दिए, आधा ड्रेस बना है और आधा बनाने का है, मतलब ये अध बना माल, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क है वो प्रोग्रेस पर है। फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल, अब यहाँ पर जो मान लो कि जो ड्रेस बन रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये क्या है, तैयार माल है। ठीक, तो ये क्या थे, इन्वेंट्री के टाइप्स थे। आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, अब हम अपना अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
देखो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट को हम यहाँ पर कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट को हिंदी में कहा जाता है सामग्री प्रबंधन, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या कहा जा रहा था, भंडार प्रबंधन, और मटेरियल मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, सामग्री प्रबंधन, ठीक। तो अब हम यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। देखो सबसे पहले आपको भी अगर एग्जाम में अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको भी इस तरीके से जो इसकी मीनिंग है या डेफिनेशन है उसी से अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। इसलिए सबसे पहले हर टॉपिक में हमने जो इसकी मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट किए। मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग ऑल मटेरियल from raw material to finished goods in the right quantity at the right time at the right place and at the right cost. This ensure that production never stop and cost remain low. देखो मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है कच्चे माल से लेकर तैयार माल बनने तक सभी मटेरियल को, मटेरियल बोलने से वही जो सामान है, मटेरियल को सही मात्रा, सही समय और सही जगह और सही लागत पर मैनेज करना, ठीक। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या देखे थे, रॉ मटेरियल देखे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, फिर उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो अधूरा काम है, मतलब जो काम प्रोग्रेस में है पर अधूरा है पर कभी प्रोग्रेस में है, ठीक। फिनिश्ड गुड्स में मतलब जो अब मतलब काम था वो अब पूरा हो चुका है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट में भी बोला जा रहा है कि कच्चे माल से लेकर के मतलब काम के स्टार्ट होने से लेकर के पूरा एंड होने तक उसमें जो भी मटेरियल उसे चाहिए वो सही मात्रा में, सही समय पर, सही जगह पर और सही कॉस्ट के साथ में मैनेज करना ही मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल है उस मटेरियल को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक पूरा मतलब यहाँ पर मैनेज करने का ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है या इस प्रोसेस को मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। ये क्या श्योर करता है मटेरियल मैनेजमेंट की जो प्रोडक्शन है वो कभी रुके नहीं और यहाँ पर जो कॉस्ट है, जो लागत है वो भी कम रहे, ठीक। जैसे अगर मान लो कि आप कोई एक घर बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, मतलब जो कच्चा माल है जैसे जो रेत है, सीमेंट है, मिट्टी है, ईंट है और जो भी लोहा है, जो भी मतलब कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो लेकर आते हैं। जब मकान बनना चालू हो जाता है तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और जब मकान बन के कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। तो मकान को बनाने से लेकर के मतलब काम को स्टार्ट करने से लेकर के एंड होते तक जो भी यहाँ पर मटेरियल की ज़रूरत पड़ी उसे सही तरीके से मैनेज किया जाता है। किस लिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए और जो कॉस्ट है, जो लागत है वो भी यहाँ पर कम रहे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो मटेरियल मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, मटेरियल मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी प्लानिंग की जाती है, परचेसिंग की जाती है, स्टोरिंग की जाती है, इश्यूइंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। अब यह सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है किसमें, मटेरियल मैनेजमेंट में ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। आप इसमें यहाँ ये भी लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक। प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट करके हेडिंग डाल के भी आप एग्जाम में लिख सकते हो कि प्लानिंग, परचेसिंग, स्टोरिंग, इशूइंग, कंट्रोलिंग, ये इसको आप फ्लो चार्ट इसका बनाना है और एक एक पॉइंट को फिर आप डिस्कस भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, घर में मान लो कि जो किचन का सामान है, रसोई का जो सामान है, सबसे पहले हम यहाँ ऐसे ही नहीं चले जाते होगे सामान लेने, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या सामान लेकर के आना है, ठीक।
फिर हम यहाँ पर शॉप में जाते हैं और वही सामान खरीदते हैं, परचेस करते हैं जो हमें चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं करते कि पूरी दुकान खरीद के ला लेते हैं, पूरा डीमार्ट खरीद करके ला लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से ही फिर परचेसिंग होती है। फिर यहाँ पर हम उस सामान को बढ़िया सेफली स्टोर करके रखते हैं। ऐसे तो नहीं कि सामान लेकर के आए और किसी भी कोने में फेंक दिए, ऐसा नहीं किया जाता। प्लानिंग होती है, परचेसिंग होती है, फिर उसको प्रॉपर स्टोर करके रखा जाता है। और जैसे हमें अब खाना बनाना है उस टाइम पर ही हम यहाँ पर जो सामान है उसको निकालते हैं, मतलब जब समय आता है तभी हम सामान को इश्यू करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है। मतलब ये जो पूरा मटेरियल है, ठीक है, जो यहाँ पर एक किचन का जो मटेरियल था उसको हमने यहाँ पर पूरे तरीके से मैनेज किए, तो इसी को क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। देखो मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली जो सभी चीज़ें होती है उसी को हम यहाँ पर मटेरियल कहते हैं। और जो सभी चीज़ें हैं प्रोडक्शन में जो यूज़ हो रही है उसको जब हम मैनेज करते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे देखो किसी भी प्रोडक्शन में जैसे जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो भी कंपोनेंट्स है, पार्ट है, टूल्स है, स्पेयर है, पैकिंग मटेरियल है, तो ये जो भी यूज़ होता है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है उसे ही मटेरियल कहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज इक्वल टू मैनेजिंग द राइट मटेरियल एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट कॉस्ट। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट सही मटेरियल को सही समय, सही मात्रा और सही लागत पर मैनेज करना ही कहलाता है, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसी भी मटेरियल को अगर मान लो कि गलत टाइम पर ख़रीद करके लाए, कुछ भी सामान खरीद करके ला लिए, बहुत महंगा खरीद करके ला लिए, ठीक है, और सही मात्रा में भी खरीद करके ना लाए, तो ये कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ। मतलब हम यहाँ पर जब किसी मटेरियल को मैनेज करते हैं, सही समय पर लाते हैं, सही मात्रा में लाते हैं, सही कॉस्ट में लाते हैं, तो ये जो पूरा मैनेजमेंट हम कर रहे हैं मटेरियल का उसे ही मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। फिर है टॉपिक नंबर 7, जस्ट इन टाइम, ठीक है। जस्ट इन टाइम में अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जस्ट इन टाइम से शॉर्ट में ही, अगर जैसे शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा JIT, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ऐसा लिखना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम, ठीक। सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद में ही आपको इसकी जो मीनिंग है मीनिंग लिखना है, उसके बाद में आपको अपना जो भी आंसर लिखना है आगे वो लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। जस्ट इन टाइम इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मटेरियल और ऑर्डर्ड एग्जैक्टली व्हेन दे आर नीडेड, नॉट अर्लियर नॉट लेटर। मतलब देखो जस्ट इन टाइम क्या है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जस्ट इन टाइम क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, अभी हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं इसके पहले। तो जो जस्ट इन टाइम क्या है, वो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें जो मटेरियल है, मटेरियल ठीक उसी समय मंगाया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, ना ही पहले से मंगा के रखा जाता है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा मंगा करके रखा जाता है। मान लो जैसे फीवर आया है, किसी को फीवर आया है, अब वो यहाँ पर जब फीवर आएगा तभी डॉक्टर के पास जाकर के मेडिसिन लेगा कि भाई मुझे फीवर आया है, चेक करिए, और डॉक्टर उसको उसके हिसाब से फिर मेडिसिन देता है। कोई भी पर्सन ऐसे करता है क्या कि पहले से ही डॉक्टर के पास चले जाए कि मुझे फीवर आने वाला है, आप मुझे मेडिसिन दे दो, या फिर जब मेडिसिन लेने जाता है तो डॉक्टर उसको उसी के हिसाब से मेडिसिन देता है, ठीक। तो यहाँ पर वो ये नहीं बोल सकता है कि नहीं डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे दो, मुझे आगे फ्यूचर में काम आएगी। तो ये यहाँ पर क्या है, ये वेस्टेज है, ज़बरदस्ती का मतलब सामान खरीदना, मटेरियल खरीदना, और ये ज़बरदस्ती का वेस्टेज है। तो जस्ट इन टाइम में यही है, यही बताना चाह रहा है ये कि इन्वेंट्री जो सामान है उसको मैनेज करने की ये एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, मटेरियल को ठीक उसी समय खरीदा जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, ना ही यहाँ पर पहले से खरीदा जाता है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा खरीदा जाता है। मान लो कि मेडिसिन किसी ने ज़्यादा खरीद के ला लिए, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, पता चल रहा है कि उसको अगली बार फीवर ही ना आए, तो यहाँ पर तो वो ख़राब हो सकता है। तो
जस्ट इन टाइम के थ्रू इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है और उसी समय मंगाया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक देखो आगे यहाँ लिखा हुआ है, और जस्ट इन टाइम ऐसा सिस्टम है जिसमें मटेरियल तभी खरीदा या बनाया जाता है जब प्रोडक्शन में उसकी ज़रूरत होती है। जैसे अपने को मान लो कि जैसे घर में डेली यूज़ के लिए किसी को आधा लीटर, किसी को 1 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। अब वो यहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि मैं 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए दूध को स्टोर करके रख लूँ, तो ये ज़बरदस्ती का वेस्टेज है। जितना घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से खाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन के लिए खाना बना के स्टोर करके रख लिया जाए पहले से या ज़्यादा। मतलब यहाँ पर यही है, ये तो एक एग्जाम्पल था नॉर्मल। मतलब किसी भी मटेरियल को तभी मंगाया जाता है या बनाया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ना ही यहाँ पर पहले से बना के रखा जाता है, ना मंगा के रखा जाता है, और ना ही यहाँ पर ज़्यादा बना के रखा जाएगा, ना ही ज़्यादा मंगा के रखा जाता है। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम कहते हैं, और ये क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक कार कंपनी का एक एग्जाम्पल में लिखा है कि कार बनाने के लिए टायर चाहिए। ठीक है, टायर चाहिए जस्ट इन टाइम में। टायर उसी दिन आते हैं जिस दिन कार बननी है। वेयर हाउस में टायर पहले से जमा नहीं किए जाते हैं। इससे क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट बचती है। स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट मतलब यहाँ पर देखो किसी भी सामान को जब स्टोर करके रखा जाएगा, जब सामान ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा गोडाउन चाहिए, बड़ा वेयर हाउस चाहिए। जब बड़ा वेयर हाउस लेंगे तो उसका ज़्यादा रेंट जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उसकी देखरेख के लिए यहाँ पर ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे, है ना। तो मतलब जो कहना चाहिए जो भी सामान है, सामान को यहाँ पर स्टोर करने के लिए या हैंडल करने के लिए जो भी यहाँ पर पैसा जो लग रहा है उसे ही क्या कहते हैं, स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जस्ट इन टाइम के, कि इन्वेंट्री मतलब जो सामान है कम रखना, वेस्टेज कम रखना। जब सामान कम रहेगा तो वेस्टेज भी कम होगा। कॉस्ट को रिड्यूस करना, मतलब जब वेस्टेज कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। क्वालिटी को इम्प्रूव करना और फास्ट प्रोडक्शन करना। क्या है ये सब है जस्ट इन टाइम के ऑब्जेक्टिव। जस्ट इन टाइम क्या है, जब जरूरत हो तभी मटेरियल को खरीदना। एक सिंपल सी एक लाइन में अगर हम समझे तो क्या है ये, जब जरूरत हो तभी मटेरियल को खरीदना और उसका यूज करना। ठीक, आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 8, EOQ एंड सेफ्टी स्टॉक। देखो EOQ अगर एग्जाम में आपको ये दिखता है तो आपको इसका भी सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आर्थिक ऑर्डर मात्रा। ठीक, एंड सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब यहाँ पर है सेफ्टी मतलब सुरक्षा सामान ही कह सकते हैं, सुरक्षा सामान। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक या भंडार भी कह सकते हैं, सेफ्टी भंडार भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर मात्रा और सेफ्टी सुरक्षा भंडार। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कि EOQ क्या होता है। देखो EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना ही चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फुल फॉर्म लिखना ही है। EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है। ठीक, जैसे आगे यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह बेस्ट क्वांटिटी होती है जिसमें एक बार में ऑर्डर करने से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, किसी भी सामान को मंगाने में जो यहाँ पर कहना चाहिए किसी भी सामान को ऑर्डर करने से लेकर के स्टोर में आने तक के का जो भी पैसा लगता है, मतलब यहाँ पर एक बार में जो भी ऑर्डर करने पर टोटल इन्वेंट्री जो भी मतलब सामान को मंगाने में जो भी खर्चा आ रहा है उसे इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और
होल्डिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, किसी भी सामान को मंगाने पर जो खर्चा आता है, किसी भी सामान को मंगाने पर क्या खर्चा आएगा, सप्लायर को पेमेंट देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना होगा, बिलिंग का देना होगा, और ऑर्डर करने की जो प्रोसेस होती होगी उसमें भी यहाँ पर खर्चा आता होगा, डॉक्यूमेंटेशन होता होगा ना, तो उसमें भी यहाँ पर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब किसी भी सामान को मंगाने पर जो खर्चा आता है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट मतलब होता है सामान को स्टोर करके रखने में या सामान को रखने में जो खर्चा आता है, होल्ड करने में जो खर्चा आता है। मतलब जैसे वेयर हाउस का रेंट देना है, ठीक है, डैमेज या डेफ्ट से अगर सामान को बचाना है, फिर यहाँ पर जो सामान है उसको हैंडल करना है, बड़ा वेयर हाउस लगेगा, उसका रेंट भी ज़्यादा जाएगा, उसकी देखरेख के लिए वर्कर भी चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, तो ये जो खर्चा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वह बेस्ट क्वांटिटी होती है जिसमें एक बार में ऑर्डर करने से टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट सबसे कम हो जाती है, ठीक। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ऐसी मात्रा है जो सबसे कम खर्च में ऑर्डर और स्टोर की जा सके, ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो अगर ये जो EOQ है इसको बहुत अच्छे से समझना है बिल्कुल, तो आप इसकी डिटेलिंग क्लास के जो वीडियो है उसको देख सकते हो। व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन EOQ, मतलब देखो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन इंक्लूड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी हमने समझे थे कि ऑर्डर देने का जो खर्चा आता है, जैसे फ़ोन कॉल का, पेपर वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, बिलिंग का, ये जो खर्चा होता है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। कैरिंग कॉस्ट या इसी को हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। स्टॉक को रखने का जो खर्चा आता है, जैसे वेयर हाउस का रेंट देना, इंश्योरेंस देना है, वेस्टेज, डैमेज या डेफ्ट से सामान को बचा के रखना है, तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है उसे ही क्या कहते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के भी बारे में अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज दैट साल की जो ज़रूरत है, मान लेते हैं कि कोई एक शॉप है, ठीक है, इस शॉप में 1200 यूनिट या 1200 पीस चाहिए पेन के, ठीक है, पेन के 1200 पीस चाहिए एक साल में एक दुकान वाले को बेचने के लिए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जो ये साल की ज़रूरत है इसको हम कह सकते हैं एनुअल डिमांड, ठीक है। एनुअल डिमांड कितनी है, 1200 यूनिट है। बहुत छोटे अगर ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे तो स्टोरेज कॉस्ट या जो होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये बताएगा कि एक बार में 200 यूनिट ऑर्डर करो, यही सबसे सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये जो यूनिट यहाँ पर निकल करके आई, ये कैसे निकल करके आई, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो EOQ है इसका फॉर्मूला, सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन यहाँ पर जो होल्डिंग कॉस्ट है, या हम कह सकते हैं कि कैरिंग कॉस्ट है। तो ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर अब हम यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी हुई है इस नंबरिंग को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एनुअल डिमांड कितनी दी हुई है, 1200 यूनिट दी है। मान लेते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये है, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। मतलब एक पेन को स्टोर करके रखने में या केयर करने में उसका जो खर्चा कितना आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है एक पेन का खर्चा, ठीक। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट जैसे रहेगा, जैसा फॉर्मूले में दिया है वो वैसा ही रहेगा। 2 यहाँ पर भी जैसे दिया है वैसे ही यहाँ पर अप्लाई होगा। एनुअल डिमांड कितनी है, 1200 है, 1200 यहाँ पर, ठीक, इनटू यहाँ पर देखो अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कितनी माने हैं, 100, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम 100 अपॉन कैरिंग कॉस्ट या जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कितनी माने हैं हमने, 6, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, तो ये कितना आ गया, 2400 इंटू 100, ठीक। फिर यहाँ पर अपॉन 6 जैसे कि वैसे ही है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर रूट जैसे कि वैसे ही रहेगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000, ठीक, अपॉन 6 जैसे कि वैसे। अब हम यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसके कैलकुलेशन में निकल करके आता है 4000, ठीक, 40,000, ठीक है,
40,000 निकल करके आया। अब हम यहाँ पर देखो जो 40,000 है, 40,000 का जो स्क्वायर रूट है इसका अगर हम कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आएगा 200। मतलब ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो भी यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है उसको अप्लाई करने के बाद में ही हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि कितनी यूनिट ऑर्डर करने पर हमें ये जो चीज़ है या जो मतलब मटेरियल है वो सस्ता पड़ेगा। ठीक, आगे अब आगे देखते हैं सेफ्टी स्टॉक। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। देखो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक इज द एक्स्ट्रा स्टॉक दैट इज केप्ट फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। देखो सेफ्टी स्टॉक वह एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जो एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू डिमांड या सप्लाई में अचानक प्रॉब्लम होने पर इस्तेमाल होने वाला रिजर्व स्टॉक होता है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, लॉकडाउन कोरोना सबको याद होगा कि ये जो टाइम था, इस टाइम पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ठीक है, सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी दुकानें बंद थी, तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर जो सेफ्टी स्टॉक था, सेफ्टी स्टॉक से ही हमें हेल्प हुई थी। तो यहाँ पर ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आता है। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक क्यों जरूरी है अब यहाँ पर देखते हैं। सप्लायर अगर डिले हो जाए, मान लो कि कोई सामान आने में डिले हो रहा है, तब सेफ्टी स्टॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। डिमांड अगर अचानक से बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ये सारी प्रॉब्लम हमने कब देखे हैं? लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर देखे हैं, और हमें उस टाइम पर जो सेफ्टी स्टॉक था उसी से हेल्प मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज दैट डेली यूजेस 10 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक मोबाइल की शॉप है, उस मोबाइल की शॉप में डेली यहाँ पर 10 मोबाइल के पीस सेल हो जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल जो डिलीवरी टाइम है 5 दिन का, जैसे इस शॉप ने कहीं से मोबाइल ऑर्डर किए हैं तो उस मोबाइल को आने में 5 दिन का टाइम लगता है। एमरजेंसी डिलीवरी 8 दिन। मतलब अब यहाँ पर देखो जो डिलीवरी है वो जो एमरजेंसी डिलीवरी है वो लेट हो गई, 3 दिन लेट हो गई। 5 दिन में आ जाना चाहिए था सामान, जो मोबाइल थे वो 5 दिन में आ जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं आए, किसी कारण से लेट हो गए वो 3 दिन। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 दिन के लिए स्टॉक, जो पहले ही ये जो शॉप है वो अपना कुछ सेफ्टी स्टॉक भी तो रखता होगा ना। जैसे यहाँ पर ये डिलीवरी जो है वो लेट हो गई, सामान आने में लेट हो गया, तो अब यहाँ पर मोबाइल दुकान वाला खाली हाथ ऐसे बैठेगा थोड़ी ना कि भाई सामान नहीं तो मैं क्या बेचूंगा, तो वो सेफ्टी स्टॉक भी तो रखता होगा। तो यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा सामान रखता है उसी को क्या कहते हैं? सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो देखो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? सबसे सस्ता ऑर्डर साइज। ठीक है, और सेफ्टी स्टॉक क्या है? अचानक प्रॉब्लम से बचने वाला एक्स्ट्रा स्टॉक। ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, ABC एनालिसिस। टॉपिक नंबर 9, ABC एनालिसिस क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर कहना चाहिए जो भी मतलब मटेरियल है या इन्वेंट्री है या स्टॉक है उसको A, B और C वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। आगे इसको समझते हैं कि क्या है। देखो ABC एनालिसिस क्या है? ABC एनालिसिस A, B और C। इसमें जो इन्वेंट्री है, A में क्या होगा? एक्सपेंसिव, जो मतलब महंगा सामान रहता है उसको A कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, एक्यूरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड, मतलब अब यहाँ पर जो महंगा सामान है उसमें एक्यूरेट कंट्रोल किया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। B एनालिसिस में क्या होता है? मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री, मतलब अब यहाँ पर जो मीडियम वैल्यू के सामान होते हैं उसे रखा गया और इसमें मीडियम तरीके से ही कंट्रोल भी किया जाता है। सी में क्या होता है? सी एनालिसिस में लो कॉस्ट इन्वेंट्री, मतलब जो सस्ता सामान होता है उसे सी कैटेगरी में रखा गया है। इसमें क्या होता है? मिनिमम कंट्रोल रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर क्या है? ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मिनिमम कंट्रोल किया जाता है, इस पर मिनिमम ध्यान दिया जाता है। तो जो ABC एनालिसिस है, ABC एनालिसिस को इस तरीके से डिवाइड किया गया है वैल्यू के आधार पर। ABC एनालिसिस इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इन विच इन्वेंट्री आइटम आर divided into 3 category A, B and C based on their value। ठीक है,
एबीसी एनालिसिस क्या है? एबीसी एनालिसिस एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है जिसमें इन्वेंट्री आइटम को उनकी वैल्यू, ठीक है, इसमें वैल्यू ये आपको याद रखना है, वैल्यू के आधार पर ए, बी और सी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक। और आपको एग्जाम में भी इस तरीके से डायग्राम बनाना है, ए, बी और सी ऐसे 3, यहाँ पर बस इसको डिवाइड करके जो भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो एबीसी क्या है? एबीसी में जो इन्वेंट्री है उसको वैल्यू के आधार पर ए, बी और सी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें देखते हैं कि ए कैटेगरी क्या है, बी और सी क्या है। देखो, ए कैटेगरी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम, क्वांटिटी कम रहती है लेकिन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, 70 to 80%। कंट्रोल इसमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता है। मोबाइल फैक्ट्री में जैसे मोबाइल का जो प्रोसेसर है या जो डिस्प्ले है वो बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पर इसका बहुत इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, केयर की जाती है इसकी, मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। बी कैटेगरी में क्या है? मॉडरेट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है और वो जो वैल्यू है वो मीडियम होती है, ठीक। टोटल वैल्यू 50 to 25%, ठीक है, 15 to 25%। नॉर्मल कंट्रोल होता है इसमें, जैसे अब यहाँ पर मोबाइल की जो बैटरी है, कैमरा मॉड्यूल है, ये क्या है, मीडियम वैल्यू के हैं, तो इस पर यहाँ पर मीडियम ही या नॉर्मल कंट्रोल किया जाता है। सी कैटेगरी में क्या है? लिस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन वैल्यू बहुत कम होगी, 5 to 10%। सिंपल कंट्रोल होता है, जैसे यहाँ पर जो स्क्रू है, नट है, पैकिंग मटेरियल होता है, ये बहुत सस्ती चीज़ होती है, नॉर्मल चीज़ होती है, तो इस पर क्या होता है, कम ध्यान दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ए कैटेगरी का सामान, बी कैटेगरी का सामान, सी कैटेगरी का सामान, इस तरीके से यहाँ पर सामान को उसकी वैल्यू के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है, तो इसी को क्या कहा जाता है? एबीसी एनालिसिस कहा जाता है। देखो, अब एबीसी एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट आइटम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम होता है और मैनेजमेंट एफर्ट सही जगह लगाता है, ठीक। एग्जाम्पल, प्रोसेस और डिस्प्ले बहुत महंगे पार्ट हैं, ये ए आइटम में आ गए। बैटरी और कैमरा मीडियम कॉस्ट के हैं, तो बी में आ गए। स्क्रू और बॉक्स जो हैं वो सस्ते हैं लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, सी आइटम में आ गए, ठीक। इस तरीके से एबीसी एनालिसिस को डिवाइड किया गया है, मतलब इन्वेंट्री को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में वैल्यू के बेस पर मतलब यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, केस मैनेजमेंट और केस प्लानिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नगद प्रबंधन और नगद प्लानिंग, ठीक है, मतलब योजना, ठीक है, नगद योजना और नगद प्रबंधन। तो यहाँ पर हम इसको पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे कि केस मैनेजमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे केस प्लानिंग क्या होता है और फिर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी देख लेंगे। देखो, केस मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग अ बिजनेस केस efficiently so that the company always has sufficient case available, ठीक। देखो, केस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? केस मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस के केस, मतलब जो नगद है, नगद को सही तरीके से प्लान करना, कंट्रोल करना और यूज़ करना, ताकि कंपनी के पास हमेशा पर्याप्त केस उपलब्ध रहे। मतलब यहाँ पर देखो, बिजनेस के पास में जो केस है, नगद है, उसको सही तरीके से प्लान करना, कंट्रोल करना, यूज़ करना, ताकि जो कंपनी के पास में पैसा है वो, मतलब यहाँ पर कंपनी के पास में जो है पैसा हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक। ऐसे ही देखो, यहाँ आगे लिखा हुआ है, केस मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें केस रिजर्व करना, केस पे करना और एक्स्ट्रा केस को इन्वेस्ट करना इंक्लूड होता है, ठीक। इसे ही क्या कहते हैं? केस प्लानिंग, केस मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब केस को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, प्लानिंग, कंट्रोल करके और सही तरीके से यूज़ करके। केस मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं? इसके जो मेन फंक्शन है, फर्स्ट है केस इनफ्लो कंट्रोल। केस इनफ्लो आउटफ्लो हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे। कस्टमर से समय पर पेमेंट लेना। केस आउटफ्लो कंट्रोल, मतलब जो एक्सपेंसेस है और पेमेंट को प्लान करना, ठीक है। इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, ठीक है। सरप्लस केस इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो, एक्स्ट्रा केस को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी अभी हमने इसके पहले यहाँ पर देखे हैं। ऑप्टिमम केस प्लान,
ना बहुत ज़्यादा केस होना चाहिए और ना ही बहुत कम केस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम केस प्लान करना, ये सब क्या है, केस मैनेजमेंट के फंक्शन है, ठीक। एग्जाम्पल देखो, जैसे घर में मान लो कि सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आती है, ठीक है, बिल है, ईएमआई है, उसके खर्च होते हैं, ठीक है। अगर सही कंट्रोल है तो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम पैसे का, तो हम यहाँ पर पैसे को ना ही सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे और ना ही पैसा बचा पाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, यही है केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट क्या है, जो प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ केस, मतलब नकदी की उचित योजना और उस पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, केस मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं केस प्लानिंग क्या है और लास्ट में देखेंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस। देखो केस प्लानिंग क्या है, अब केस प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर केस इनफ्लो एंड आउटफ्लो टू अवॉइड केस शॉर्टेज और एक्सेस। मतलब देखो केस प्लानिंग का मतलब क्या है, भविष्य में आने वाली केस इनफ्लो और जाने वाले केस आउटफ्लो, मतलब पैसों का पहले से अनुमान लगा करके योजना बनाना ताकि केस की कमी या अधिकता ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो पैसा आने वाला है और जो पैसा जाने वाला है उसका पहले से ही यहाँ पर अनुमान लगा लेना, प्लानिंग करना कि ताकि आगे चल करके जो पैसा है, जो केस है, वो यहाँ पर कम भी ना पड़े और ज़्यादा भी ना हो। इसे कहते हैं केस प्लानिंग, मतलब पैसे की प्लानिंग करना, ठीक। केस प्लानिंग क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्यूचर पीरियड के लिए केस रिसिप्ट और जो केस पेमेंट है उसका प्लान बनाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर जो केस प्लानिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि केस शॉर्टेज से यहाँ पर बचा जा सके, ठीक, पेमेंट्स समय पर हो सके, बिजनेस स्मूथली चले, एक्स्ट्रा केस का सही यूज़ हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा जा सके, इसीलिए केस प्लानिंग की जाती है, ठीक। केस प्लानिंग क्या है, एडवांस प्लानिंग ऑफ फ्यूचर केस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, मतलब भविष्य में प्राप्त होने वाली नगद राशि और भुगतान की अग्रिम योजना बनाना केस प्लानिंग कहलाता है। अब हम लास्ट में देखते हैं दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, जिससे केस मैनेजमेंट और केस प्लानिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो केस प्लानिंग क्या है, केस प्लानिंग मतलब अगले महीने कितना पैसा आएगा जाएगा इसकी लिस्ट बनाना। यहाँ पर हमने सिर्फ प्लानिंग की है कि कितना पैसा आएगा जाएगा, इसकी सिर्फ हमने प्लानिंग किए हैं। केस मैनेजमेंट में क्या होता है, केस मैनेजमेंट में क्या होता है, रोज़ यहाँ पर केस को चेक किया जाता है, पेमेंट्स किया जाता है और एक्स्ट्रा जो केस बचा जाता है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब केस मैनेजमेंट में हम यहाँ पर प्लानिंग भी कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल भी कर रहे हैं और उसका अगर पैसे बच जाता है तो उसका सही से यूटिलाइजेशन भी करते हैं। और यहाँ पर केस प्लानिंग में सिर्फ प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोल भी करते हैं और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी करते हैं, ठीक। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जो क्लास है, ये यहीं पर होती है एंड, ठीक। आप सभी स्टूडेंट को जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए वीवी एजुकेशनल सर्विस की ओर से बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना। आई होप दिस क्लास इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।